हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर विषय विज्ञान के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है मृदा एवं फसलें। मृदा पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम तथा बारीक कार्बनिक अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं। ऊपरी सतह पर से मिट्टी हटाने पर प्राय चट्टानें पाई जाती हैं। कभी कभी थोड़ी गहराई पर ही चट्टानें मिल जाती हैं। मृदा विज्ञान भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, जिसके अंतर्गत मृदा के निर्माण, उसकी विशेषताएं एवं धरातल पर उसके वितरण का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह के कणों को ही मृदा कहा जाता है। मिट्टी के कणों का आकार, कणों को मापकर उनका वर्गीकरण किया गया है, जिसके आधार पर मिट्टी को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। जैसे मोटी बालू 2 मिलीमीटर से 0.2 मिलीमीटर व्यास तक, महीन बालू 0.2 मिलीमीटर से 0.02 मिलीमीटर व्यास तक, सिल्ट 0.02 मिलीमीटर से 0.002 मिलीमीटर व्यास तक, चिकनी मिट्टी 0.002 मिलीमीटर से कम व्यास के कणों को कहा जाता है। इन कणों की माप स्टोक्स नामक वैज्ञानिक के निर्धारित समीकरण से प्राप्त होती है। मिट्टी के रंग भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ मिट्टियाँ सफ़ेद, कुछ लाल, कुछ भूरी, कुछ काली, कुछ राख के रंग की होती हैं। कहीं कहीं पीली मिट्टी भी पाई जाती है। विभिन्न द्रव्यों की उपस्थिति के कारण मिट्टी में ये रंग आ जाते हैं। मिट्टी के रंग पर भी जलवायु का प्रभाव पड़ता है। जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ की मिट्टी रंगीन हो जाती है। उष्ण प्रदेशों में लोहयुक्त मिट्टी पाई जाती है, जिसका रंग भूरा तथा पीला होता है। लोहों के ऑक्सीकरण से यह रंग प्राप्त होता है। काली मिट्टी का रंग कार्बनिक पदार्थ तथा ह्यूमस के रहने के कारण काला हो जाता है। ऐसी मिट्टी अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। मिट्टी के प्रकार। जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। यह कारण है कि जलोढ़ मिट्टी में यूरिया खाद डालना फसल के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास एवं चूना की पर्याप्त मात्रा होती है। भारत में उत्तर का मैदान, गंगा का मैदान, सिंध का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, गोदावरी का मैदान, कावेरी नदी का मैदान आदि नदियों की मिट्टी जो होती है वो जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बने हुए हैं आदि मैदान। जलोढ़ मिट्टी गेहूं की फसल के लिए उत्तम मानी जाती है। इसके अलावा इसमें धान एवं आलू की खेती भी की जाती है। अपना उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा गंगा यमुना नदी के आसपास बसा हुआ है वो पूरा क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। और अपने क्षेत्र में इसीलिए गेहूं, धान, आलू इसकी फसल काफ़ी अच्छी मात्रा में की जाती है अपने पूरे क्षेत्र में, है ना। काली मिट्टी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में दूसरा स्थान रखती है। भारत में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र एवं दूसरे स्थान पर गुजरात प्रांत में। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के कारण बेसाल्ट चट्टान के निर्माण से होता है। बेसाल्ट के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। दक्षिण भारत में काली मिट्टी को रेगुर कहा जाता है। केरल में काली मिट्टी को साली कहा जाता है। उत्तर भारत में काली मिट्टी को केवाल के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी में भी नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। इसमें लोहा, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिना की मात्रा अधिक होती है। काली मिट्टी में पोटास की मात्रा भी पर्याप्त होती है। काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इसके अलावा काली मिट्टी में चावल की खेती भी अच्छी होती है। काली मिट्टी में मसूर, चना, खेसड़ी की उपज भी अच्छी होती है। लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट चट्टान के टूटने से होता है। ग्रेनाइट चट्टानें आग्नेय शेल का उदाहरण है। लाल मिट्टी के नीचे अधिकांश खनिज मिलते हैं।
लाल मिट्टी में भी नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। लाल मिट्टी में मौजूद आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के कारण इसका रंग लाल दिखाई पड़ता। पीली मिट्टी, भारत में सबसे अधिक पीली मिट्टी केरल राज्य में है। जिस क्षेत्र में लाल मिट्टी होती है एवं उस मिट्टी में अधिक वर्षा होती है, तो अधिक वर्षा के कारण लाल मिट्टी के रासायनिक तत्व अलग हो जाते हैं, जिसमें उस मिट्टी का रंग पीला दिखाई देने लगता है। लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चूना एवं कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी काजू, चाय, कॉफ़ी फसल के लिए अच्छी मानी जाती है। भारत में लैटेराइट मिट्टी असम, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों में अधिक मात्रा में पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी में कंकड़ एवं पत्थर की मात्रा अधिक होती है। पर्वतीय मिट्टी में भी पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। पहाड़ी क्षेत्र में खासकर बागवानी कृषि होती है। पहाड़ी क्षेत्र में झूम की खेती होती है। झूम खेती सबसे ज़्यादा नागालैंड में की जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गर्म मसालों की खेती की जाती है। शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी, शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी में घुलनशील लवण एवं फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन एवं कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। यह मिट्टी तिलहन के उत्पादन के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है। जल की व्यवस्था होने के बाद मरुस्थलीय मिट्टी में भी अच्छी फसल का उत्पादन किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी को क्षारीय मिट्टी, रेह मिट्टी, ऊसर मिट्टी या कल्लर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्षारीय मिट्टी वैसे क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर जल की निकास की सुविधा नहीं होती है। वैसे क्षेत्र की मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वह मिट्टी क्षारीय हो जाती है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। भारत में क्षारीय मिट्टी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान एवं केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। क्षारीय मिट्टी में नारियल की खेती अच्छी होती है। जैविक मिट्टी या पीट मिट्टी, जैविक मिट्टी को दलदली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में दलदली मिट्टी का क्षेत्र केरल, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल में है। दलदली मिट्टी में भी फास्फोरस एवं पोटास की मात्रा की कमी होती है, लेकिन लवण की मात्रा की अधिकता होती है। दलदली मिट्टी में फसल के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली एक भौतिक प्रक्रिया है, जिसमें मुख्यतः जल एवं वायु जैसे प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा भूमि की ऊपरी मृदा के कणों को अलग कर बाहर ले जाना सम्मिलित है। यह सभी प्रकार की भू आकृतियों को प्रभावित करता है। मृदा अपरदन मुख्यतः दो प्रकार से होता है, जल के द्वारा एवं हवा के द्वारा। बात करते हैं मृदा संरक्षण की। मृदा संरक्षण से तात्पर्य उन विधियों से है जो मृदा को अपने स्थान से हटने से रोकते हैं। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए भिन्न भिन्न विधियां बनाई गई हैं। मृदा संरक्षण की विधियां जो प्रमुख तौर पर प्रयोग की जाती हैं, जैसे वनों की रक्षा करना, वृक्षारोपण, बांध लगाना, भूमि उद्धार, बाढ़ नियंत्रण, अत्यधिक चराई पर रोक, पट्टीदार व सीढ़ीदार कृषि का प्रयोग करना, समुच्च रेखीय जुताई तथा सस्यावर्धन की प्रक्रिया को अपनाना। मृदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। यह प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से विभिन्न प्रकार के जीवों का भरण पोषण करती है। इसके अतिरिक्त मृदा निर्माण एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। मृदा अपरदन की प्रक्रिया ने प्रकृति के इस अनूठे उपहार को केवल नष्ट ही नहीं किया है, अपितु अनेक प्रकार की समस्याएं भी पैदा करती हैं। मृदा अपरदन से बाढ़ें आती हैं। इन बाढ़ों से सड़कों व रेल मार्गों, जल विद्युत परियोजनाएं, जलापूर्ति, पंपिंग केंद्रों को काफ़ी हानि पहुंचती है। मृदा संरक्षण करने से हमें एक तो मृदा का नुकसान नहीं होगा,
दूसरी चीज़, जो भूमि की ऊपरी परत होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है, तो उसके बह जाने से जो निचली परत अगर भूमि की निकल के आएगी वो उतनी उपजाऊ नहीं होगी जितनी कि वो ऊपरी परत थी, तो उसमें हमें फसलों का भी नुकसान काफ़ी मात्रा में हो जाता है। मृदा संरक्षण के उपाय अभी जैसे पीछे ये डिस्कस किए तो उसमें साथ में लिखे हुए हैं ना सारे। वन संरक्षण, वृक्षारोपण, बाढ़ नियंत्रण, नियोजित चराई, बांध बनाना, सीढ़ीदार खेत बनाना, कंटूर की जुताई, समोच्च रेखीय बोलते हैं ना, कृषि की पट्टेदार विधि अपनाना, शस्यावर्तन, भूमि उद्धार आदि। अब बात आती है फसलों की। फसल या शस्य किसी समय चक्र के अनुसार वनस्पतियों या वृक्षों पर मानवों व पालतू पशुओं के उपभोग के लिए लगाकर काटी अथवा तोड़ी जाने वाली पैदावार को कहते हैं। मसलन गेहूं की फसल जब तैयार होती है, जब उसके दाने पककर पीले से हो जाते हैं, उस समय किसी खेत में उग रहे समस्त गेहूं के पौधों को काट लिया जाता है और उनके दानों को अलग कर लिया जाता है। आम की फसल में किसी बाग के पेड़ों पर आम पकने लगते हैं और बिना पेड़ों को नुकसान पहुंचाए फलों को तोड़कर एकत्रित किया जाता है। जब से कृषि का आविष्कार हुआ, बहुत से मानवों के जीवन चक्र में फसलों का बड़ा महत्व रहा है। उदाहरण के लिए उत्तर भारत, पाकिस्तान, नेपाल रबी की फसलें, खरीफ की फसल दो बड़ी घटनाएं हैं जो बड़ी हद तक इन क्षेत्रों के ग्रामीण जीवन को निर्धारित करती हैं। इसी तरह अन्य जगहों के स्थानीय मौसम, धरती, वनस्पति व जल पर आधारित फसलें वहाँ के जीवन क्रमों पर गहरा प्रभाव रखती हैं। भारतीय फसलें और उनका वर्गीकरण, ये ऋतु आधारित फसलें हैं। तो रबी की फसलें जिसमें आती है गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, बरसिम, रिजका, मसूर, आलू, राई, तंबाकू, लाई, जई। जायद की फसलें जैसे कद्दू, खरबूजा, तरबूज, लौकी, तोरई, मूंग, खीरा, मिर्च, टमाटर, सूरजमुखी। खरीफ की फसलें जैसे धान, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, शकरकंद, उर्द, मूंग, मोठ, लोबिया, ज्वार, तिल, ग्वार, जूट, सनई, अरहर, ढैंचा, गन्ना, सोयाबीन, भिंडी, आलू। ये खरीफ की फसलें, ठीक है। ऋतु आधारित फसलें हैं, मौसम है इनके, उसी के आधार पर ये फसलें बोई जाती हैं और काटी जाती हैं। अब बात करते हैं जीवन चक्र पर आधारित फसलें। जैसे एक वर्षीय फसलें हैं, कुछ द्विवर्षीय फसलें हैं, कुछ बहुवर्षीय फसलें हैं। सीजन का हिसाब है, जैसे एक बार फसल हो जाएगी उसको बोलते हैं ना एक वर्षीय। जैसे धान, गेहूँ, चना, ढैंचा, बाजरा, मूंग, कपास, मूंगफली, सरसों, आलू, शकरकंद, कद्दू, लौकी, सोयाबीन, ये एक वर्षीय फसलें बोली जाती हैं। चुकंदर, प्याज, ये द्विवर्षीय फसलें कही जाती हैं। और नेपियर घास, रिजका, फलवाली, ये बहुवर्षीय फसलें कही जाती हैं। गन्ना भी आता है इसमें, है ना। उपयोगिता या आर्थिक आधार पर फसलों का वर्गीकरण, जैसे अन्य धान्य फसलें, धान, गेहूँ, जौ, चना, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये हम अपने खाने पीने के लिए करते हैं। तिलहनी फसलें, इनसे हमें तेल वगैरह प्राप्त होता है। सरसों, अरंडी, तिल, मूंगफली, सूरजमुखी, अलसी, तोरिया, सोयाबीन और राई। दलहनी फसलें दालों के लिए, चना, उर्द, मूंग, मटर, मसूर, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन। मसाले वाली फसलें करते हैं, जैसे अदरक, पुदीना, प्याज, लहसुन, मिर्च, धनिया, अजवाइन, जीरा, सौंफ, हल्दी, काली मिर्च, इलायची और तेजपात। और भी अन्य भी हैं इनके अलावा भी, है ना। रेशेदार फसलें, रेशों के लिए की जाती हैं ये फसलें, जूट, कपास, सनई, पटसन, ढैंचा। चारा फसलें, बरसिम, लूसन, रिजका, नेपियर घास, लोबिया, ज्वार। फलदार फसलें जैसे आम, अमरूद, नींबू, लीची, केला, पपीता, सेब, अनार, नाशपाती। जड़ एवं कंद वाली फसलें जैसे आलू, शकरकंद, अदरक, गाजर, मूली, अरबी, रतालू, टेपियोका, सलजम आदि। उद्दीपक, उत्तेजना के लिए यूज़ की जाती हैं जी।
एक तरीके से नशे के तौर पर, है ना। तंबाकू, पोस्त, चाय, कॉफ़ी, धतूरा, भांग इत्यादि। शर्करा के लिए, चीनी के लिए ना। चुकंदर और गन्ना। औषधीय फसलें जैसे पुदीना, मेंथा, अदरक, हल्दी, तुलसी, मुलेठी, ये सभी। तो ये उपयोगिता और आर्थिक आधार पर भी कुछ फसलों का वर्गीकरण किया गया है। विशेष उपयोग आधारित फसलें जैसे नकदी फसलें, ये नकदी फसलें बोली जाती, कैश क्रॉप, है ना, तुरंत सेल आउट, पैसा नगद। गन्ना, आलू, तंबाकू, कपास, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। अंतर्वर्ती फसलें, उड़द, मूंग, चीना, लाही, सांवा, आलू। मृदा रक्षक फसलें, ये भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए की जाती हैं। मूंगफली, उड़द, मूंग, शकरकंद, बरसिम, लूसन, रिजका इत्यादि। हरी खाद के लिए, जो खेतों में बाद में इनकी पत्तियां वगैरह गिर जाती हैं या इनके छिलके वगैरह गिर जाते हैं, उससे हरी खाद बन जाती है। मूंग, शनई, बरसिम, ढैंचा, मोठ, मसूर, ग्वार, मक्का, लोबिया, बाजरा, बरसिम इत्यादि। फसल के विभिन्न पद, जिन पदों में ये फसल की प्रक्रिया पूरी होती है, खाली खेत से और फसल के पकने और कटाई तक की, है ना, पूरी प्रोसेस कैसे होती है उसके बारे में बताया गया। सबसे पहले जलवायु, उन्नत जाति, जिस फसल को हमें लगाना है उसकी भूमि, खेत की तैयारी, खाद, उर्वरक लगाना, बीज की बुआई करना, सिंचाई करना, खरपतवार पर नियंत्रण रखना, रोग नियंत्रण, जो दवाइयाँ होती हैं, औषधियाँ, वो उसमें लगाते रहना, कीट नियंत्रण का ध्यान रखना, कटाई, मड़ाई, उपज, भंडारण, विपणन, बेचना, उसको सेल आउट करना आदि। नहीं, बहुत प्रोसीजरल वर्क है और सभी जो है ग्रामीण स्तर पर किया जाता है। विभिन्न कृषि यंत्र, यहाँ थोड़ी थोड़ी जानकारी जैसे है ना वो मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, बाकी आप सभी लोग जानते हैं क्या क्या चीज़ है। देसी हल व मिट्टी पलटने वाले हल। देसी हल, यह हल मिट्टी को काटता है, पलटता नहीं। मिट्टी पलटने वाला जो हल होगा यह मिट्टी को काटता भी है और पलटता भी है, ठीक है। देसी हल अंग्रेजी के वी आकार का होता है और जो मिट्टी पलटने वाला हल होता है ये अंग्रेजी के एल आकार का कूंड होता है। देसी हल से, इस हल से जुताई करने पर खेत की समतलता बिगड़ने का डर नहीं रहता है और मिट्टी पलटने वाले हल से देश की समतलता बिगड़ सकती है। देसी हल को खींचने में बैलों पर कम खिंचाव पड़ता है, जबकि मिट्टी पलटने वाले हल को खींचने पर बैलों पर अधिक खिंचाव पड़ता है। देसी हल द्वारा बुआई भी की जा सकती है, लेकिन मिट्टी पलटने वाले हल से बुआई नहीं कर सकते। इनके चित्र आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देसी हल का चित्र है जो सामान्यतः आपने देखा भी होगा, और ये मिट्टी पलटने वाले हल हैं। इसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है ना, ये जो नीचे साइड ये जो चीज़ होती है ये ऐसे करके समझो ना, सामने की स्क्रीन ऐसे इसकी, तो इससे मिट्टी पलटी जाती है ना, जैसे यहाँ से खुदाई होगी मिट्टी की तो ये मिट्टी इधर इधर साइड ऐसे पलटती जाएगी दोनों साइड, ये इस तरीके से चलता है। बाकी मोस्ट ऑफ आप लोगों ने देखा हुआ है, अब इनका प्रयोग कम हो गया है ना। कल्टीवेटर, यह यंत्र मिट्टी का बिलोडन करके उसे भुरभुरी बनाता है ना। 4-5 बार अलग अलग जगह से पलटा जाएगा, इधर से भी पलट रहा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो जैसे सीमेंट और वो बालू मिलाने वाला करता है ना ऐसे करके, तो उससे क्या होता है वो एकदम सारा अलग अलग हो जाता है, एकदम भुरभुरा सा, तो ये उसके लिए होता है। और कानपुर कल्टीवेटर, वावा कल्टीवेटर, मैकॉर्मिक कल्टीवेटर आदि इसके अलग अलग प्रकार। हैरो, यह कल्टीवेटर के ही समान होता है परंतु कल्टीवेटर से बहुत अधिक कीलें होती हैं, खेत की पपड़ी तोड़ता है और खरपतवार को इकट्ठी करता है। ये हैरो है ना, ये तिकोनिया हैरो है, ये लीवर हैरो है। पटेला, रबी की फसलों के लिए खेत तैयार करने में पटेले का विशेष महत्व है। इससे मिट्टी को समतल करना, डेलों को तोड़कर मिट्टी को चूड़ित करना,
मिट्टी को दबाकर नमी को सुरक्षित बनाए रखना, बोए गए बीजों को मिट्टी से ढकने आदि का कार्य होता है। ये पहला वाला सिंग पटेला के नाम से, दूसरा साधारण पटेला है जो आमतौर पर हम लोगों ने देखा है। रोलर, रोलर का उपयोग जब खेत में बड़े बड़े ढेले पड़ जाते हैं और ऊपरी सतह में नमी कम रह जाती है तो ढेलों को तोड़ने के लिए उपयोगी होता है। इससे मिट्टी भी समतल हो जाती है। लेवलिंग करा, भूमि को समतल करने के लिए यह यंत्र छोटे कृषकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और मिल भी जाता है उनके यहाँ, करहा बोलते हैं इसको, ठीक है। रैक या संकिर, यह पंजे की शक्ल का एक यंत्र होता है जिसमें लकड़ी या लोहे के टुकड़ों के नीचे की ओर झुके हुए दांत लगे रहते हैं। बांस अथवा लकड़ी का बना एक लंबा हत्था होता है जिसे पकड़कर खेत में से घास आदि को इकट्ठा किया जाता है। भूस वगैरह भरने के लिए या खेत में बाद में जो वेस्टेज रह जाती है घास वगैरह की, उसको इकट्ठा करने के लिए इसको यूज करते हैं। पंजा वगैरह भी बोलते हैं बहुत सी जगह, जैसे ये है ना। अगला है हो प्राय उन्हीं सब कामों में प्रयुक्त होता है जिनके लिए कल्टीवेटर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कृषकों के लिए हो अधिक सुगम यंत्र है। इसके दो कारण हैं, एक तो ये यंत्र हाथ से चला जाते हैं, दूसरे ये बहुत कम मूल्य में उपलब्ध हो जाते हैं। इनकी टूट फूट की भी मरम्मत भी गांव में लोहार या बढ़ई कर देता है। वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे शर्मा हैंड हो, सिंग हैंड हो, नैनो टाइप हो, अलग अलग तरीके के, है ना। खुरपी, कृषि का यह एक अत्यंत आवश्यक औजार है। इसका फौर लोहे का और हत्था लकड़ी का बना होता है। खुरपी से घास छीलना, निकाई करना, गुड़ाई करना और सिंचाई आदि के लिए भी काम आता है ना। अलग अलग टाइप की खुरपियाँ होती हैं। हंसिया, फसलों की कटाई के लिए मुख्य रूप से हंसिया का प्रयोग किया जाता है। हंसिया दो प्रकार के होते हैं, साधारण हंसिया और दांतेदार हंसिया, दरांती भी बोलते हैं दांतेदार हंसिया को, है ना। वर्तमान समय में धान तथा गेहूँ फसलों की कटाई के लिए कंबाइंड हार्वेस्टर से काम चल रहा है ना। अब तो मशीनों से हो गई है कटाई वगैरह, वैसे हाथ से भी हो जाती है। तो इस तरीके से ये आपका कृषि एवं फसलें जो अध्याय समाप्त हुआ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बी सेफ, स्टे एट होम।